नमस्ते। आज हम कक्षा 11वीं के आरोह भाग 1 के काव्य खंड से वे आंखें कविता को पढ़ेंगे और उसके भावार्थ को समझेंगे। वे आंखें कविता सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। वे आंखें कविता में किसान की स्थिति किस प्रकार त्रासदीपूर्ण है वो बतलाया गया है, वही दर्शाया गया है। किस प्रकार स्वाधीन भारत में किसानों की स्थिति अभी भी दयनीय है, वही कवि ने इस पाठ में बतलाया है। देश को स्वाधीनता मिलने के बाद भी किसानों का किस प्रकार से शोषण होता आया है वो कवि ने यहाँ बतलाने का प्रयास किया है। वे आंखें सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। सुमित्रा नंदन पंत का मूल नाम गोसाई दत्त है। उनका जन्म सन 1900 ईस्वी कोसानी जिला अल्मोड़ा उत्तरांचल में हुआ था। सुमित्रा नंदन पंत की प्रमुख रचनाएं वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगवाणी, ग्राम्य, चिदंबरा, उत्तरा, स्वर्ण किरण, कला और बूढ़ा, चांद, लोकायतन आदि हैं। सुमित्रा नंदन पंत जी को भी बहुत सारे सम्मान प्राप्त हुए थे, जिनमें है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, पद्म भूषण पुरस्कार, ये सब सुमित्रा नंदन पंत जी को प्राप्त हुए थे। पंत जी छायावादी कवि के 4 आधार स्तंभों में से एक हैं। सुमित्रा नंदन पंत जी ने ही हिंदी कविता में प्रकृति को पहली बार प्रमुख विषय बनाने का काम किया था। सुमित्रा नंदन पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। सुमित्रा नंदन पंत जी ने नाटक, कहानी, आत्मकथा, उपन्यास और आलोचना के क्षेत्र में भी काम किए हैं। उन्होंने रूपाब नामक पत्रिका का संपादन भी किया, जिसमें प्रगतिवादी साहित्य पर विस्तार से विचार विमर्श होता था। पंत जी भाषा के प्रति बहुत ही सचेत थे। वे आंखें पंत जी की प्रगतिशील दौर की कविता है। इसमें विकास विरोधी अवधारणाओं पर करारा प्रहार किया गया है। अब कविता को पढ़ते हैं। अंधकार की गुहा शरीखी उन आँखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन। वो स्वाधीन किसान रहा अभिमान भरा आँखों में इसका, छोड़ उसे मझधार आज संसार कगार सदृढ़ खिसका। तो इन पद्यांशों में कवि ने क्या किया है, कवि ने किसानों की जो दीन दशा है उसको प्रकाशित किया है। कवि यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि जिस प्रकार अंधकार की गुफा के समान किसान की वो आंखें, जिनमें बहुत ही ज़्यादा कठोर गरीबी, दीनता जनित दुख, दीनता गरीबी से जो जन्मा हुआ दुख है, उनका शब्द विहीन रोदन, जो बिना शब्दों के, जो उनकी आंखों में रुलाई दिखाई देती है, जो उनकी आंखों में रोना दिखाई देता है, तो उनसे कवि का मन क्या होता है, उन आंखों को देख के भयभीत हो जाता है, उन आंखों से वो डर जाते हैं। वो स्वाधीन किसान रहा अभिमान भरा आंखों में इसका, मतलब आज भारत देश स्वतंत्र है, वो आज़ाद हो गया है और देश को स्वतंत्रता प्राप्त होने पर किसानों का मन भी बहुत ही गर्व से भर उठा था। वो भी बहुत ही खुश हुए थे, अभिमान आ गया था उनमें भी कि हम अब स्वाधीन हो गए हैं, स्वतंत्र हो गए हैं। लेकिन देश की स्वाधीनता से भी उनकी जो त्रासदी भरी स्थिति है, उनमें कोई परिवर्तन नहीं आया है। किसानों की समस्या भी आज भी, कल भी जहाँ थी आज भी वही है। छोड़ उसे मझधार आज संसार कगार सदृश बह खिसका, मतलब स्वाधीन भारत में संसार रूपी नदी की खिसकती किनारे पर खड़े जीवन से संघर्ष करने की स्थिति में भारतीय किसान की जो स्थिति वैसी बन गई है। आगे है,
लहराते वे खेत दृगों में हुआ बेदखल वह अब जिनसे हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके त्रिन त्रिन से आंखों ही में घूमा करता वह उसकी आंखों का तारा कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी ही में मारा। यहाँ पर कवि ने जमींदारों द्वारा किसानों के शोषण और उनको उनके ही खेतों से बेदखल कर देने पर उनको जो किसानों को जो दुख होती है, जो तकलीफ होती है, जो पीड़ा होती है, उसका यहाँ प्रभावी चित्रण प्रस्तुत किया है। कवि यहाँ पर कहते हैं कि किसान जमींदारों, साहूकारों, महाजनों उन सब से हमेशा से ही शोषित होते आए हैं। किसानों को अपने ही खेतों से बेदखल होने के लिए हमेशा विवश होना पड़ा है। आज भी किसानों की आंखों में लहलहाती फसलों से हरे भरे खेतों के जो दृश्य हैं, जो नज़ारे हैं, उनके आंखों में समाये हुए हैं, जिनसे कभी उनके जीवन की जो बगिया है, जो जीवन का बगीचा है, वो हमेशा हरा भरा और जो सुखमय था। आज भी वो किसान कारकुनों मतलब जमींदार के कारिंदे के द्वारा लाठी से पीट पीट कर मारे गए अपने आँखों के तारे, मतलब आँखों का तारा क्या होता है, जो उनके बच्चे होते हैं, तो आँखों के तारे मतलब अपने जवान बेटे के चेहरे को भूल नहीं पाया है। आज भी मारे गए बेटे का चेहरा उस किसान की आँखों में घूमता रहता है। आगे है, बिका दिया घर द्वार महाजन ने न ब्याज की कौड़ी छोड़ी, रह आंखों में चुभती व कुर्क हुई बरधों की जोड़ी, उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती, आंखों में नाचा करती उजड़ गई जो सुख की खेती। यहाँ पर कवि किसान की दुर्दशा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि आज भी किसान की आंखों में वो दृश्य घूमने लगता है जब महाजन ने किसान को दिए कर्ज पर ब्याज लगाकर 1 पैसे की भी छूट नहीं दी और अंत में उसके घर द्वार को बेचने के लिए उनको विवश तक कर दिया था। रह आंखों में चुभती व कुर्क हुई बरधों की जोड़ी, मतलब रह कर किस तरह से एक जोड़ी बैल भी कुर्क मतलब नीलामी होती है, तो एक जोड़ी बैल भी नीलामी की भेंट चढ़ा दिए गए थे। उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती, इसका मतलब है कि किसान के पास एक उजरी नामक दुधारू गाय थी जो उसके बेटे से ही दूध दुहाती थी, और बेटे को क्या हुआ, बेटे को जमींदार के कारिंदों ने, जो उसके लठैत होते हैं, उन लोगों ने मार मार कर उसकी हत्या कर दी। तो क्या होता है, उसको भी अब विवश होकर उजरी को भी बेचना पड़ा था। तो ये सब दुख भरी यादें किसान को बहुत ही ज़्यादा दुखी कर देती है, बहुत तकलीफ दे देती है। उनके आंखों के सामने उनकी सुख भरी दुनिया पूरा सामने आ जाती है, जो महाजनों ने किस तरह से खेती के लिए कर्ज से उसके अमन चमन की दुनिया को तहस नहस कर दिया था। किस तरह किसान की आंखों में अपने जवान बेटे का चेहरा नाचता रहता था, जिसे जमींदार के कारिंदों ने मार डाला था। आगे है, बिना दवा दर्पण के घरनी स्वर्ग चली आंखें आती भर, देख रेख के बिना दूध मुही बिटिया 2 दिन बाद गई मर, घर में विधवा रही पतोहू लक्ष्मी थी यद्यपि पति घातिन, पकड़ मंगाया कोतवाल ने डूब कुएं में मरी एक दिन। कवि यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं, कवि कह रहे हैं कि किसान के बेटे की हत्या और जीविका के साधन छिन जाने से जो उनकी पत्नी जो थी, जो चिंताग्रस्त उनकी पत्नी, वो बिना दवा के अभाव में ही मर गई। देख रेख के बिना दूध मुही बिटिया 2 दिन बाद मर गई। और जो उनकी बेटी थी, जो माँ के दूध पर ही निर्भर रहने वाली थी, वो भी भूख और बिना देख रेख के
वो क्या है, वो भी कुछ दिन बाद ही मर गई। जब इन दुर्घटनाओं को किसान याद करते हैं तो उनकी आंखें भर जाती हैं। घर में विधवा रही पतोहू लक्ष्मी थी, यद्यपि पति घातिन। अब घर में जो है वो किसान के अलावा उनकी विधवा पतोहू, पतोहू मतलब पुत्र की पत्नी, वो ही रहती थी। जो जब तक उनके पति जिंदा थे तब तक वो लक्ष्मी मानी जाती थी, उनको लक्ष्मी के जैसा सम्मान मिलता था। अब पति की हत्या के बाद उसको क्या बोला गया, उसे पति घातिनी, मतलब पति की हत्यारन कहकर लोग उनको ताना मारने लगे। पकड़ मंगाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मरी एक दिन। और एक दिन तो क्या हुआ, एक दिन तो हद ही हो गई जब कोतवाल ने उसे थाने बुलाकर उसे जलील ही नहीं किया बल्कि उसकी इज्जत को भी तार तार कर दिया, जिसके कारण वो किसान की जो पतोहू थी वो क्या की, कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। आगे है, खैर पैर की जूती जोरू, ना सही एक दूसरी आती, पर जवान लड़के की सुध कर, सांप लौटते फटती छाती। पिछले सुख की स्मृति आंखों में, क्षण भर एक चमक है लाती, तुरंत शून्य में गढ़ व चितवन, तीखी नोक सदृश बन जाती। यहाँ पर कवि क्या बताते हैं, यहाँ पर कवि किसान का जवान बेटे का जो शौक है, उससे जो बिछड़ने का जो तकलीफ है, वो किस तरह किसान की सहन शक्ति से परे है, यहाँ इन पंक्तियों से कवि वो बतला रहे हैं। यहाँ पर कवि ये बतला रहे हैं कि किसान अपनी पत्नी के लिए उतना शोकग्रस्त नहीं है, उतना व्याकुल नहीं है, जितना वो अपने जवान बेटे के हत्या हो जाने पर, अपने बेटे के हत्या जो हो जाने पर ज्यादा व्याकुल है, ज्यादा शोकग्रस्त है। उसे बेटे के हत्या पर ज्यादा तकलीफ हो रही है, क्योंकि वह अपनी पत्नी को पैर की जूती से ज्यादा महत्व नहीं देता था। पहले इस तरह की सोच प्रायः देखने को मिलती थी कि एक पत्नी मर गई तो दूसरी आ जाएगी, लेकिन जवान बेटे की मौत से वो किसान हिल सा गया था। उसको याद करते ही, उसकी याद जब भी किसान को आती थी तो उसकी छाती पर सांप लौटने लग जाती थी, उनकी छाती फटने जैसी उनको तकलीफ होती थी, जैसे उनकी छाती फट जा रही, उनको इस तरह से पीड़ा का एहसास होता था। पिछले सुख की स्मृति आंखों में, क्षण भर एक चमक है लाती। मतलब जब कभी भी किसान अपने अतीत के, अपने पुराने दिनों के सुखमय जीवन के सपनों में डूब जाता है, खो जाता है, तो क्षण भर के लिए उनकी आंखों में प्रसन्नता, खुशी की एक चमक सी दिखाई देने लग जाती है। तुरंत शून्य में गढ़वा चितवन, तीखी नोक सदृश बन जाती। और फिर जैसे ही वो अपने सपनों से बाहर आता है, वर्तमान समय में आता है, तो उसे अपने जो असीम दुख है वो सब जैसे ही याद आ जाता है तो उसकी आंखों में आंसू भर जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है जैसे कोई तीखे नोक वाली कील उसकी आंखों में घुसा गई हो। मतलब वर्तमान की जो उनकी असीम जो पीड़ा है, जो तकलीफ है, वो उन्हें कैसे लगती है, जैसे तीखे नोक वाली कील कोई उनके आंखों में चुभ रही हो। अब यहाँ देखते हैं हम कि संपूर्ण पदों में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है और यह खड़ी बोली में लिखी गई है। काव्य में मुहावरेदार शैली से भाषा बहुत ही ज़्यादा प्रभावी बन पड़ी है, जैसे सांप लौटना, छाती फटना, आँखों का तारा इत्यादि। किसानों की जो दुर्दशा है उससे कवि का मन बहुत ही ज़्यादा आहत है। किसानों की त्रासदीपूर्ण जो स्थिति है उसका कवि ने मार्मिक प्रभावी चित्रण यहाँ प्रस्तुत किया है।
और यहाँ कविता में कवि ने नारी के प्रति समाज की जो मानसिकता है उसे प्रकट किया गया है। तत्कालीन समाज में नारी की जो स्थिति है बहुत ही हीन है। धन्यवाद।